नमस्ते। आज हम भारत की अंतरिक्ष यात्रा पर थोड़ी बात करेंगे, कुछ खास पड़ावों पर नजर डालेंगे। नमस्ते। हाँ, अक्सर जब स्पेस की बात होती है तो कुछ बड़े नाम ही सामने आते हैं, पर भारत का सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है 1969 से आईएसआरओ की स्थापना के साथ। जी। और कमाल की बात यह है कि शुरुआत बहुत साधारण संसाधनों से हुई थी। वो साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ले जाने वाली तस्वीरें हैं ना, हाँ हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। वो उसी शुरुआती दौर के हैं। कम बजट, बहुत चुनौतियां, लेकिन वहां से आज इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में शामिल है। इसी जज्बे के साथ फिर 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। ये एक तरह से नींव का पत्थर था, है ना? बिल्कुल। आर्यभट्ट ने आगे के जो जटिल मिशन होने थे उनके लिए एक तरह से रास्ता खोला। अच्छा। फिर आया 2008 में चंद्रयान-1 और इसकी सबसे बड़ी खोज थी चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। पानी चांद पर, ये तो बहुत बड़ी खोज थी उस समय। हाँ, वैज्ञानिक तौर पर तो महत्वपूर्ण थी ही। इसने भविष्य में चांद पर इंसानी मौजूदगी की संभावनाओं को भी बल दिया। पानी के बाद अगला पड़ाव था मंगल। 2013 का मंगलयान मिशन। वो तो वाकई कमाल था। जी हाँ, सोचिए, भारत पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की ऑर्बिट में पहुंच गया। पहले अटेम्प्ट में? हाँ, और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसकी लागत। अच्छा। ये पूरा मिशन सिर्फ, आप अंदाजा लगाइए, करीब 450 करोड़ रुपए में पूरा हुआ था। सिर्फ 450 करोड़? हाँ, जो नासा के वैसे ही मिशंस की कॉस्ट का लगभग 10वां हिस्सा था। ये भारत की फ्रूगल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कम लागत में हाई टेक। लेकिन ये हुआ कैसे? इतने कम बजट में कोई खास टेक्नोलॉजी थी या मैनेजमेंट? देखिए, इसमें कई चीजें शामिल थीं। जैसे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, मिशन के जो लक्ष्य थे वो बहुत साफ रखे गए, और प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत कुशल था। इसने दुनिया को दिखाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा महंगे संसाधनों पर ही निर्भर नहीं करता। सच में अविश्वसनीय। और फिर 2017 में तो इसरो ने एक और कमाल कर दिया। जी, वो 104 सैटेलाइट्स वाला रिकॉर्ड। हाँ, एक ही रॉकेट PSLV C-37 से 104 उपग्रहों को उनकी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये सिर्फ एक नंबर का रिकॉर्ड नहीं था, ये असल में इसरो की लॉन्च कैपेसिटी, उसकी सटीकता और जो जटिल मिशन होते हैं उनको संभालने की महारत दिखाता है। सही बात है। इतने सारे सैटेलाइट्स को बिना टकराए सही जगह डालना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत जटिल काम है ये। अच्छा, इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 आया। हालांकि वो विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग प्लान के मुताबिक नहीं हुई थी। हाँ, वो थोड़ी निराशाजनक रही, लेकिन मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ था। सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है वो आज भी एकदम ठीक काम कर रहा है, चांद का चक्कर लगा रहा है और बहुत जरूरी डेटा भेज रहा है। अच्छा, और सबसे अहम बात, इसी मिशन से जो अनुभव मिला, जो डेटा मिला, उसी ने चंद्रयान-3 की सफलता की जमीन तैयार की। और वो सफलता मिली 2023 में। चंद्रयान-3 ने तो इतिहास ही बना दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। जी हाँ। ये दक्षिणी ध्रुव इतना खास क्यों है? वहां लैंडिंग मुश्किल क्यों थी? देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना तकनीकी रूप से ज्यादा मुश्किल है। एक तो वहां तापमान बहुत ही कम रहता है और इलाका भी बहुत उबड़ खाबड़ है, जिसके बारे में जानकारी कम थी। लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि वहां जो क्रेटर हमेशा अंधेरे में रहते हैं, उनमें पानी की बर्फ अच्छी खासी मात्रा में हो सकती है। अच्छा, बर्फ के रूप में पानी? हाँ, जो भविष्य के मिशंस के लिए बहुत काम आ सकती है। समझ गया। तो चांद और मंगल के बाद अब नजरें सूरज पर। 2023 में ही आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ। इसका क्या मकसद है? आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। इसे पृथ्वी और सूरज के बीच एक खास जगह लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर भेजा गया है। L1 पॉइंट? हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां से ये बिना किसी रुकावट के, ग्रहण वगैरह के बिना, लगातार सूरज को स्टडी कर सकता है। उसकी बाहरी परत, सोलर तूफान और स्पेस वेदर पर उनके असर को समझेगा। दिलचस्प। और भविष्य की बात करें तो गगनयान मिशन का नाम आता है। ये भारत के लिए कितना बड़ा कदम है? गगनयान तो बहुत बड़ा कदम है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। लक्ष्य ये है कि करीब 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अपने ही रॉकेट से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए। अपने रॉकेट से? जी, ये भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा जिनके पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी है। शानदार। इन बड़े मिशंस के अलावा एक और अहम चीज है, नाविक। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम। इसकी क्या अहमियत है? नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये भारत को नेविगेशन के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। GPS की तरह? उनकी सटीक पोजीशनिंग जानकारी देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भारत की यह स्पेस जर्नी एक कमाल की कहानी है।
साइकिल से शुरू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक, पहली कोशिश में मंगल तक, चांद के साउथ पोल तक पहुंचना और अब सूरज और मानव मिशन की तैयारी। बिल्कुल, ये सफर सिर्फ भारत की तकनीकी ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी साबित करता है कि अगर इरादा पक्का हो, सोच नहीं हो, तो कम संसाधनों में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। भारत का ये मॉडल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, जैसे नाविक ने हमें नेविगेशन में आत्मनिर्भरता दी, आगे चलकर स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के और कौन से एरिया हो सकते हैं जहां भारत की अपनी क्षमताएं इसी तरह मतलब गेम चेंजर साबित हो सकती हैं?